Next question is this. 3 positive real numbers a, b, c satisfy a upon 2b plus 1, 2 plus 2b upon 3c plus 1, 3c upon a plus 1 is 1 and this is to find the value of 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c. अब देखो इसमें बहुत ऑब्वियसली बात है, कुछ समझ नहीं आता ना तो चीज़ों को इक्वल ले लिया करो, बट यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखाते हैं. सो यहाँ पे जहाँ जहाँ a है वहाँ पे a की जगह a ही है, तो a को थोड़ी देर के लिए x मान लो. 2b जहाँ भी यूज हो रहा है वो 2b, b जहाँ भी यूज हो रहा है 2b की फॉर्म में यूज हो रहा है, तो 2b को y मान लो एंड 3c को z मान लिया, 3c को z मान लिया. तो फर्स्ट इक्वेशन देखो भाई, फर्स्ट इक्वेशन x अपॉन y प्लस 1, y अपॉन z प्लस 1 एंड z अपॉन x प्लस 1, ये वाला वैल्यू तो 1 है, ये वाला वैल्यू तो 1 है. दूसरी इक्वेशन देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 प्लस 1 अपॉन z प्लस 1, ये वाला वैल्यू 2 है, ये वाला वैल्यू 2 है. क्या करो, सब में से ना, इन सब में से इन तीनों को यहां ले आओ. ठीक है, तो बेसिकली इसको 3 माइनस 1 लिख दो. ठीक है, तो 3 माइनस 1 को क्या लिखेंगे, 1 माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ 1 प्लस वाई, 1 अपॉन 1 माइनस वाई, 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस जेड, ये वाला वैल्यू 1 आ गया. तो अगर तुम ध्यान से देखो 1 प्लस एक्स माइनस 1 ये हो गया x अपॉन एक्स प्लस 1, हम न्यूमरेटर सेम बनाना चाह रहे हैं, प्लस y अपॉन वाई प्लस 1 प्लस z अपॉन जेड प्लस 1, ये वाला वैल्यू भी 1 है. दिस वैल्यू इज ऑल्सो 1, दिस वैल्यू इज ऑल्सो 1. ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आ गई. अब देखो यहां पे न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, बट अरेंज हुआ है. तो यहां पर एक बहुत ही फेमस सी इनइक्वालिटी होती है, दैट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट. रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी. ठीक है, तो क्या करेंगे, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम मान लेते हैं कि x इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू z. तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन वाई प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन जेड प्लस 1. ठीक है, अब देखो ये मिनिमम है, यहां पे ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम ये मैक्सिमम, तो बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, z प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन वाई प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन जेड प्लस 1. तो यार ये जब जो चीजें होती है ना, तो रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी क्या बोलता है कि इनका कॉरेस्पॉन्डिंग जो मल्टीप्लीकेशन होता है दैट इज x अपॉन जेड प्लस 1 प्लस वाई अपॉन वाई प्लस 1 प्लस z अपॉन जेड प्लस 1, ये हमेशा ये कॉम्बिनेशन हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू देगा. एंड उल्टा कॉम्बिनेशन x अपॉन जेड प्लस 1, x अपॉन जेड प्लस 1 प्लस वाई अपॉन वाई प्लस 1 प्लस z अपॉन जेड प्लस 1, x अपॉन यहां पे x आएगा, x अपॉन x प्लस 1, y अपॉन y प्लस 1, z अपॉन z प्लस 1, ये हमेशा मिनिमम वैल्यू होगा. दिस इज गोइंग टू गिव अस द मिनिमम वैल्यू ऑलवेज, दिस इज गोइंग टू गिव अस द मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज. एंड बीच में जो भी कॉम्बिनेशन होगा इनके बीच में आएगी. अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो चीज है दिस इज द मिनिमम, दिस इज द मिनिमम अरेंजमेंट एंड ये कोई और परमुटेशन है और ये दोनों वैल्यूज 1 है. इसका मतलब है तभी पॉसिबल है जब ये सारे के सारे नंबर्स इक्वल है. इसका मतलब x और y और z 1 है. अदरवाइज यार इसमें ना ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इन क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता. इसके अंदर मैंने कल भी बताया था तुम्हें, उस दिन जब हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट डे सेशन, कि इनइक्वालिटी जब भी आती है कोशिश किया करो चीज़ों को बराबर कर दिया करो. इसका मतलब a और 2b और 3c का वैल्यू 1 है, सॉरी k है. इसका मतलब तीनों बराबर वैल्यूज इक्वल है, a एंड b c, सॉरी नॉट 1, ऑल द वैल्यूज आर इक्वल. सो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 3c, ऑल आर इक्वल टू k. सो अगर x और y और z हमेशा सारे के सारे k हैं, तो यहाँ पे देखो k अपॉन k प्लस 1 पहले से ही k अपॉन k प्लस 1 इंटू 3 का वैल्यू 1 है, तो 3k का वैल्यू k प्लस 1 हो गया, k का वैल्यू हाफ हो गया. k का वैल्यू हाफ है तो a और b c की वैल्यू आ जाएगी. 1 अपॉन a इज गोइंग टू बी 2, 1 अपॉन b इज गोइंग टू बी 4, 1 अपॉन c इज गोइंग टू बी 6, 6 प्लस 4 प्लस 2, इसका आंसर 12 हो जाएगा. So 12 is going to be the right answer. I hope this is clear to everyone. So 12 is the right answer to this. ठीक है, ये AM GM से भी तुम कर सकते हो, ये रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी से भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के. चलो गाइस, अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 पे. अब ये भी मुझे लगा कि यार इतना आसान क्वेश्चन कैसे हो सकता है, कैसे दे सकते हैं ये लोग. A B C D
CD is a square of side length 16. E and FB points on CD such that CE is equal to EF is equal to CE is equal to EF is equal to FD. CE, EF और FD बराबर है. Let the lines BF and AE meet in point M. Meet in point M. The area of triangle AMAB, इसका एरिया निकालना है. तो अगेन इससे आसान क्वेश्चन अगेन ज्योमेट्री का नहीं हो सकता. सो लेट्स से दिस इज 3x, दिस इज x, दिस इज x, दिस इज x. 3x का वैल्यू 16 है. 3x का वैल्यू 16 है. तो भाई ट्राइंगल MAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल MEF. ठीक है, और ये रेशो 1:3 का है. अगर ये साइड x है, ये 3x है, तो अगर ये H1 है तो ये H2 होगा. सो H1 प्लस H2 इज इक्वल टू 3x एंड H2 इज 3 टाइम्स H1. H2 is 3, so 4 times H1 is 3x. तो H1 का वैल्यू कितना हो गया 3x/4. H1 का वैल्यू 3x/4, तो ये वाला वैल्यू इज 9x/4. So half into 3x into 9x/4 is the area MAB. So 27/8 into x square. X is 16/3. तो multiplied by 16/3 multiplied by 16/3. तो 16 into 6 is 96. तो 96 इसका सही आंसर है. So 96 is the right answer to this problem. I hope this is clear to everyone. ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 12 is 96. प्रॉब्लम नंबर 13. ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 13 के बाद अब रजित सर डिस्कस करेंगे. ओके गाइस, तो प्रॉब्लम नंबर 13. अब ये जो इक्वेशन है ये देखने में तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, बट एक्चुअली में कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. क्यों? अगर तुम इसको ध्यान से देखो, इस वाली को. ओके, तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखो. तो यहां पे अगर तुम AC माइनस BC क्रिएट करोगे, AC माइनस BC और प्लस B माइनस A, इन दो टर्म्स का इक्वल्स 66 माइनस C. ठीक है, इस C को इस साइड ले आए. तो यहां से तुम्हारा C कॉमन आ रहा है, A माइनस B. यहां पे दोबारा A माइनस B बना हुआ है -1 A माइनस B एंड दिस इज 66 माइनस C. बार बार A माइनस B आ रहे हैं, एक बार उसको X बोल देते हैं. तो A माइनस B इज योर X. तो ये लिखा हुआ है C माइनस 1 इंटू X इक्वल्स 66 माइनस C. तो अगर ये तुम्हारा बन गया, अब यहाँ पे अगर इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया तो ये XC माइनस X प्लस C इक्वल टू 66. अब ये देखो तुम्हारी जो फैक्टराइजेशन है कितनी आसान बन गई है यहाँ पे. तो यहाँ पे अगर X कॉमन लिया तो C माइनस 1 है. ऐसा इनफैक्ट जरूरत नहीं थी. ठीक है, X C माइनस 1 और एक प्लस C माइनस 1 खुद से क्रिएट कर लेते हैं. ये तो कितनी बार की है ये वाली चीज. सो दिस इज योर 65. तो यू हैव गॉट X प्लस 1 इंटू C माइनस 1. दिस इज 65. अब देखो तुम्हारा अगर A माइनस B X है तो X खुद एक इंटीजर हो गया, बिकॉज A B देमसेल्व्स आर इंटीजर्स. ठीक है, तो X इंटीजर है, X प्लस 1 इंटीजर है, C माइनस 1 इंटीजर है. तो अगर प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स है 65. ठीक है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? X प्लस 1 C माइनस 1, क्या क्या हो पाएंगे ये? या तो ये 65 1 13 5 5 13 एंड 1 65. अब नोटिस करो, अगर C माइनस 1 65 है तो दैट मीन्स C इज गोइंग टू बी इक्वल टू 66. अगर C 66 है तो तुम्हारे A और B कभी पॉजिटिव मिलेंगे ही नहीं. ये केस कैंसिल. ठीक है, सिमिलरली अगर तुम्हारा X प्लस 1 65 है तो तुम्हारा X 64 हो जाएगा. X अगर 64 हो गया दैट मीन्स A माइनस B 64. मतलब A जो है दैट इज गोइंग टू बी बिगर देन 64. A जो है 64 से बड़ा हो जाएगा. अगर A ही 64 से बड़ा हो गया तो दोबारा B और C पॉजिटिव नहीं मिलेंगे, बिकॉज वी आर गिवन A B C आर पॉजिटिव. तो ये केस भी क्या बचे तुम्हारे पास दो. तो पहले एक केस को करते हैं, X प्लस 1 इक्वल टू 13. अगर X प्लस 1 13 है मतलब A माइनस B प्लस 1 13 A माइनस B 12.
ठीक है, a माइनस बी 12 हो गया एंड c इक्वल टू 6 हो गया। अब देखो ये इक्वेशन भी यूज करनी बची है, a प्लस बी प्लस सी 32। अगर a प्लस बी प्लस सी 32 है, c 6 है, तो a प्लस बी हो गया 26, a प्लस बी 26 ऐड किया तो 2a तुम्हारे पास आ गया 38, a 19, c 6, ओके। और b की भी वैल्यू यहां से आ जाएगी क्या, b 7 आ जाएगा। तो ये एक एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है यहां से। और अगर दूसरा देखें जहां पे तुम्हारा x प्लस 1 5 है एंड c माइनस 1 13 है, सो x प्लस 1 5 मतलब x इक्वल टू 4, मतलब a माइनस बी 4 एंड c इज 14। तो अगर तुम्हारा a माइनस बी 4 हो गया तो यू हैव, एंड c 14 है, तो 14 32 22 18, तो a प्लस बी 18 ऐड किया तो तुम्हारे पास आ रहा है a इक्वल टू 11। अब देखो इसमें इशू क्या है, तुम्हारा अगर a 11 और c 14 है तो तुम्हारा a ग्रेटर देन c सेटिस्फाई नहीं हो रहा, हेंस ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अकेले एक्सेप्टेड वैल्यू a इज इक्वल टू 90। सिर्फ इक्वेशंस देखने में कॉम्प्लिकेटेड था उनको सॉल्विंग में कुछ खास नहीं। ओके, अगला चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 14। ये अगेन ये सब समझने के लिए था कि तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम देख के डराने के लिए था, थोड़ा सा ट्रायल करना था, एंड ये प्रॉब्लम एक्चुअली बड़ी आसान बननी थी। देखो इसका आइडिया क्या है, इट्स लाइक यू आर सिटिंग ऑन 0,0 हियर, ठीक है, एंड उसके बाद तुम 3 रास्तों से जा रहे हो, मतलब एक डायगोनल में 1,1, एक तुम ऊपर जाओगे 0,1 और तुम एक यहां पे जाओगे -1,1, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि जो आपके पास 3 पावर 80 पार्टिकल्स हैं, दोज आर गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय जेंट ऑफ n by 3, ठीक है। अगर यहां पे n है तो 3 पावर 80, तो ये हर हिस्से में जेंट ऑफ n by 3 जा रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर क्या आ जाएंगे, 3 पावर 79, यहां पर 3 पावर 79, यहां पे दोबारा 3 पावर 79। अब नोटिस करो 1,1,1 आ गया तुम्हारे पास, यहां से तुम दोबारा ऊपर जाओगे, इट इज गोइंग टू बी 2,2, यहां से जाएगा ऊपर 1,2, ठीक है, और यहां पे जाएगा 0,2, ठीक है। यहां से दोबारा 3 वैल्यूज पे जाएगा, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी 0,2, तो -1,2 एंड यहां से -2,2, ठीक है। यहां से 3 में बटेगा और यहां से भी 3 में बटेगा, ठीक है। तो अगर यहां पे 3 पावर 79 ईच था तो नोटिस करो इसका बाय 3 करेंगे तो यहां पे 3 पावर 78 आएगा, यहां पे इसकी वजह से आएगा 3 पावर 78, ठीक है, एंड इसकी वजह से आएगा 3 पावर 78। उसके बाद इस 3 पावर 79 की वजह से क्या आएंगे, दोबारा बाय 3 करके 3 पावर 78, तो यहां पे ये इंटू 2 हो जाएगा, यहां से भी आएगा, तो एक बार 1 + 1 लिख लेते हैं, एक 1 इसका, एक 1 इसका और एक 1 इसका भी आएगा, तो यहां पे ये 3 टाइम्स आएगा। -1,2 है, सो -1,2 पे यहां पे जाके एक इसका आया 3 पावर 78, 1, और एक इसका आएगा +1, एंड सिमिलरली एक यहां से जाएगा बस, तो ये 3 पावर 78। तो तुम्हें समझ आ रहा है कि ये बट कैसे रहे हैं फाइनली। यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 3 पावर 80, फिर 3 पावर 79, 79, 79, फिर 78, 2 इंटू 3 पावर 78, 3 इंटू 3 पावर 78, 2 इंटू 3 पावर 78, 3 पावर 78। तो अगर तुम देखो ये कुछ ऐसा बन रहा है। सो इट्स लाइक पहले आपका 3 पावर 80 1 1 1 में बटा, आगे इनमें लगा हुआ सब में 3 पावर 79, फिर उसके बाद जो आगे बनेगा वो ठीक है, दोबारा 1 2 3 2 1, ठीक है। और यहां पे हर एक के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 3 पावर 78, और तुम्हारा यही जो चीज है ये तुम्हारा आगे आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो अब जैसे यहां पे इसके ऊपर आएगा तो यहां पे 1, फिर 1 + 2, 1 + 2 3, यहां पे इसके नीचे, फिर उसके बाद आपका आएगा उसके अगले में 1 + 2 + 3, तो 3 4 5 6, यहां पे 6, फिर यहां पे 3 के ऊपर 3 7, फिर सिमेट्री 6 3 1, और यहां पे सबसे क्या मल्टीप्लाइड होगा, 3 पावर 76। सो दिस इज हाउ इट वॉज एंटायरली गोइंग अप एंड अप एंड अप। तो अगर मैं इस पैटर्न को एक बार यहां पे लिख लूं तुम्हारे लिए, ठीक है, 3 पावर 80, ठीक है, यहां पे हर एक का कोएफिशिएंट 1 फॉर 3 पावर 79, ठीक है।
फिर दोबारा इसके ऊपर 1 2 3 2 1 और यहाँ पे ये सब किससे मल्टीप्लाइड है 3 पावर 78। इसके ऊपर जाओगे 1 3 6 7 6 3 1 ये है 3 पावर 77 से और ये आगे ऐसे बढ़ता जा रहा है। अब नोटिस करो तुम्हें जाना कहाँ पर है। यू हैव टू कमेंट ऑन, अच्छा यहाँ पे एक गलत लिखा हुआ है, ये होगा 79,80 79,80 है क्वेश्चन में यहाँ पे। तो तुम्हें 80th रो पे पहुंचना है, राइट। तो अब ये नोटिस करो, ये तुम्हारी अगर 0th रो है, ये तुम्हारी सॉरी हाँ 80th रो पहुंचना है। फर्स्ट रो पे इट्स 3 पावर 79, ठीक है। सेकेंड रो पे 3 पावर 78, थर्ड रो पे 3 पावर 77। 80th रो, जो तुम्हारी 80th रो बनेगी तो वहां पे बन जाएगा, अच्छा अगर पैटर्न नोटिस करो तो फर्स्ट रो में 3 पावर 80 माइनस 1, सेकेंड रो में इट इज 3 पावर 80 माइनस 2, थर्ड रो में इट इज 3 पावर 80 माइनस 3। तो जो तुम्हारा कोएफिशिएंट बनने वाला है 80th रो में, दैट इज गोइंग टू बी 3 पावर 80 माइनस 80, ठीक है। जो टर्म मल्टीप्लाई होगी वो 3 पावर 80 माइनस 80 बन गया। एंड इसके बाद अब तुम्हें चाहिए 79,80। अब अगर तुम पैटर्न देखो, ये था 0,0 पे, ये आएगा 1,1 पे, 2,2 पे, 3,3 पे, डायगोनल्स में हमेशा 1 बन रहा है एंड 80,80 पे इट इज गोइंग टू बी 1, ठीक है। 80,80 पे जो फाइनल रो बनेगी उस पे आएगा 1। आपको इसके एक साथ वाला चाहिए बस। अच्छा इसके साथ वाला देखो अब कैसे चल रहा है। 1 तो यहां पर तो 1 ही है, फिर 2 3, अगला 3 + 1 4, अगला 4 + 1 5, 5 + 1 6। तो ऐसे ऐसे पैटर्न बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इससे एक पोजीशन पहले होगे तो यहाँ पे बनेगा 79, बिकॉज यू सी थर्ड रो में 2 है, फोर्थ रो में 3 है और ऐसे आगे बढ़ जा रहा है। तो 80th रो में तुम्हारा होने वाला है 79, ठीक है। तो 79 + 1, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 80, ठीक है। सो इट बिकम्स 80 इंटू 3 पावर 80 माइनस 80, हेंस द आंसर। तो इसका आंसर इज 80। प्रॉब्लम नंबर 40, यस। तो हाँ ये यहां तक हो गया। अब Okay. नेक्स्ट, So next problem number 15. Again, I think काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम था, हल्का सा थोड़ा बहुत, जितना नंबर थ्योरी तुम्हें सिखाया हुआ ना यार, उनके हिसाब से ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, राइट। सो जितना नंबर थ्योरी तुमने सिखाया हुआ है ओके। एक्स बी द सेट consisting of 20 positive integers n + 1, n + 2 up to n + 38, ठीक है। तो ये सॉरी n + 2, n + 4, n + 38। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच एनी 3 नंबर्स नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, मतलब नंबर सेम भी हो सकते हैं, फॉर्म द साइड्स ऑफ एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अब यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल की तुम्हें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, यहाँ मैथमेटिकल कंडीशन पता होनी चाहिए यार। ये कोसाइन रूल से आ जाती है, कोसाइन रूल का वन ऑफ द एप्लीकेशन। सो cos थीटा या cos a इज b² + c² - a² अपॉन 2bc। देखो अगर a लार्जेस्ट एंगल है, इफ a इज द लार्जेस्ट एंगल, दैट मीन्स स्मॉल a इज द लार्जेस्ट साइड। अगर एंगल एक्यूट है तो cos a का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब b² + c² का वैल्यू a² से बड़ा है। मतलब दो जो छोटी साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम सबसे बड़ी साइड से बड़ा है। तो यहां पर यार सबसे बड़ी साइड तो यही है, छोटी साइड ये है और दूसरी साइड भी सबसे छोटी ले लेते हैं। सो दो छोटी साइड्स n और n और ये n + 38। तो अगर मैं ये इंश्योर कर लेता हूं कि ये सबसे बड़ा एंगल होगा, दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट एंगल, और अगर ये वाला एंगल एक्यूट है तो कोई भी दो एंगल्स निकालो, सारे के सारे एक्यूट रहेंगे। सो n² + n² माइनस ऑफ n + 38² शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो b² + c² शुड बी ग्रेटर देन a²। सो n² प्लस a + a² - b² लगा दो, a + b 38 एंड a - b, सॉरी a - b है और a + b है 2n + 38। सो n² - 76n इज ग्रेटर देन 38², ये आ रहा है, इज ग्रेटर देन 38²।
तो यहां पर क्या करो, 38 स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दो, 38 स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दो. सो n माइनस 38 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 इंटू 38 स्क्वायर, 2 इंटू 38 स्क्वायर. n माइनस 38 इज ग्रेटर देन 38 रूट 2. तो यहां से आ गया n इज ग्रेटर देन 38 रूट 2 प्लस 38. n इज ग्रेटर देन 38 कॉमन रूट 2 प्लस 1. अब इतना कैलकुलेशन तुम्हें अलग से करना पड़ेगा. 38 इंटू अप्रोक्सीमेटली 2.4 का वैल्यू, 2.4 का वैल्यू निकालना पड़ेगा. 2.4 का वैल्यू निकालना पड़ेगा. अगर कोई यहाँ पर किसने कैलकुलेशन किया तो कर दो भाई, मेरे को आंसर याद नहीं है. अगर किसी ने कैलकुलेशन किया तो कर दो. इसका आंसर ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 91 पॉइंट समथिंग आती है. सो n मिनिमम is 92. n minimum is going to be 92. ठीक है, so 92 is the right answer. I hope this is clear to everyone. ठीक है, 92 is the right answer. चलो आगे बढ़ते हैं. जो बच्चे 7th और 8th में हैं, 6 जून से एक बैच स्टार्ट है, लेवल 5 का बैच, जहां पर हम फाउंडेशनल वाइज के ऊपर फोकस करते हैं बहुत ज्यादा. एंड ये तुम टाइमिंग्स देख सकते हो. लेवल 6 का बैच 1 जून से स्टार्ट हो चुका है. दिस इज योर आयोक्यम. तो जो बच्चे फर्स्ट टाइमर्स हैं उन बच्चों के लिए परफेक्ट बैच है. ये बैच वीकडेज बैच उन बच्चों के लिए है जो कोचिंग जाते हैं 9 to 10:30 रात को. ये हमने क्लासेस रखी हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 5 to 7 to 9 to 10:30 PM. एंड ये तुम ज्वाइन कर सकते हो. एंड अदरवाइज अगर पूरा मैथ्स पढ़ना है हमसे, चाहे वो आयोकम का मैथ हो, जेई का मैथ हो, ऐसा का मैथ हो, सो वन बैच विच कवर्स एवरीथिंग, विच इज फुल मैथ मास्टरी बैच, जहां पे 170 लेक्चर्स के अंदर तो कोर्स कंप्लीशन होगा. उसके बाद रिवीजन सेशंस होते हैं, 2 रिवीजन राउंड्स होते हैं. ठीक है, तो इसको तुम ज्वाइन कर सकते हो. इसके टाइमिंग्स है 5 to 6:30 PM. इसका जो लास्ट बैच है वो 29 मई से स्टार्ट हुआ था. 29 मई से लास्ट स्टार्ट हुआ था. एंड ये इसके प्राइसेस हैं. ठीक है, चलो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन. प्रॉब्लम नंबर 16 चेतन सर करेंगे. यार ये वाला प्रॉब्लम तो है ना काफ़ी आसान था. आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चों का ये करेक्ट आंसर आ गया होगा. जल्दी से चैट में लिख दो इसका क्या आंसर आता है एक बार. जिन बच्चों ने जेई की प्रिपरेशन की हुई है, जिन्होंने थोड़ा बहुत अभी फंक्शंस पढ़ा हुआ है या फंक्शनल इक्वेशन का हल्का फुल्का आइडिया है, उनसे ये क्वेश्चन डेफिनेटली हो गया होगा. ठीक है, ऑलराइट, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. क्वेश्चन कह रहे हैं कि एफ आर से आर एक फंक्शन है. ठीक है, रियल वैल्यू टू रियल वैल्यू सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन 4f ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस. ये तो बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, अपनी असाइनमेंट्स का ही है. प्लस 3fx दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब दिस इज ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स. एंड हमें कुछ तो वैल्यू निकालनी है f ऑफ 27 माइनस f ऑफ 25 का. नियरेस्ट इंटीजर के लिए निकालना है. इनफैक्ट ये इंटीजर ही आती है. यस, 8 इज द करेक्ट आंसर. इसके लिए बहुत सारे बच्चे सही आंसर लिख रहे हैं. देखो अब इसमें क्या करते हैं, x को 3 माइनस एक्स रिप्लेस कर देते हैं. तो ये बन जाता है 4 इंटू एफ ऑफ एक्स की जगह अगर आप 3 माइनस एक्स डालोगे तो ये एफ एक्स बन जाएगा सिंपली. ये क्या बन गया 3f ऑफ 3 माइनस एक्स, है ना. और यहाँ पे आ गया 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर. ठीक है, तो यार देखो ये तो मतलब बड़ा ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है. अब यहाँ से हम सीधा एफ एक्स निकाल लेते होते हैं. कैसे हम कोशिश करते हैं इस वाले पार्ट को एलिमिनेट करने का. तो फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से एंड सेकंड इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई करते हैं 4 से. इससे ये बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम 12f ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस 9f ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर. एंड इधर बन जाएगा 16f ऑफ एक्स प्लस 12f ऑफ 3 माइनस एक्स. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3 माइनस एक्स स्क्वायर्ड. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. अब अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, सेकंड माइनस फर्स्ट अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ऑब्वियसली ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं. ठीक है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट होगी तो 16 माइनस 9 ये बन गया आपका 7f(x) दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3 माइनस एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से बस सीधा fx ही आ जाता है हमारे पास. fx कितना बन जाता है ये 4 टाइम्स 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर होल अपॉन 7.
ये हमारा एफ एक्स आ जाता है। अब एफ एक्स अगर आ गया, एफ एक्स आ गया तो फिर तो कुछ भी नहीं है, एफ ऑफ 27 माइनस एफ ऑफ 25 निकालना है ना। तो एफ ऑफ 27 माइनस एफ ऑफ 25 ये क्या बनेगा, 4 टाइम्स 27 डालने पे 24 और 25 डालने पे 22, तो 24 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर, ठीक है, ये क्लियर, एंड माइनस थ्राइस ऑफ 27 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर होल अपॉन 7, ठीक है। जस्ट ये कैलकुलेट करना था, और इसमें भी कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो 4 टाइम्स 46 टाइम्स टू 192 माइनस 3 टाइम्स कितना बनता है ये, सॉरी यहाँ पे 20 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर था, तो 27 प्लस 25 104 होल अपॉन 7। जस्ट आपको ये सॉल्व करना था, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 192 माइनस 3 टाइम्स 104 होल अपॉन 7, दैट कम्स आउट टू बी 8। ये 56 अपॉन 7 बनता है, 8 इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। और इसमें कुछ भी मतलब इंटीजर विंटीजर नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करने की भी ज़रूरत नहीं थी, ये डायरेक्ट इसका आंसर बनता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन परवीन सर कर रहे हैं। हेलो गाइस, सर क्वेश्चन नंबर जो 17 है बहुत ही इजी था, मीन्स अगर किसी ने अगर करा हो तो बहुत ही इजीली मतलब कर सकते हैं हम। सर्कल की जो प्रॉपर्टी हम लगाएंगे अभी देखते हैं। लेट्स से अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, उसमें हमने एक ट्रायंगल बनाई है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं, बी सी एंड सी एंड ए बी आर 20, राइट। सो लेट्स से दिस इज ए सी एंड बी, so 20 each, and this side is 30, and then we draw AD which is perpendicular to BC. So AD will bisect BC also, और जो AD है वो डायमीटर भी होगा, yes or no? क्योंकि अगर कोड को बाइसेक्ट कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है लाइन, तो वो डायमीटर होगा। अब यहाँ पे एक मिड पॉइंट है AD का, और हमने लाइन ड्रॉ करा है M से पैरेलल टू BC, राइट। और ये पॉइंट्स है हमारे पास P एंड Q। सो हमें ढूंढना है Q का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें अगर आप देखो तो हम इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप पहले अगर D पॉइंट के अबाउट इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम लगाओ, पहली अगर मैं इन्हें दोनों को एक्स एक्स मान लेता हूँ क्योंकि एम मिड पॉइंट था, तो इफ़ ए एम इज़ एक्स देन एम डी इज़ ऑल्सो एक्स, राइट। और इस पॉइंट को अगर मैं मान लेता हूँ लेट्स से जी, देन यू कैन से ए डी, सॉरी दिस पॉइंट, या ए डी इंटू डी जी इज इक्वल टू सी डी इंटू डी बी। अब सी डी और डी बी इक्वल हैं, राइट। और सी डी और डी बी का लेंथ क्या होएगा, 15 15 ईच, बिकॉज सी बी लेंथ इज 30, सो ईच इज 15। सो दैट इज 15 स्क्वेयर, दैट इज सी डी इंटू डी बी इज 15 स्क्वेयर विल बी इक्वल टू ए डी इंटू डी जी। नाउ ए डी वी अज्यूम इज 2x and dg is 2r minus 2x. Yes or no guys? क्योंकि AG डायमीटर है तो 2r minus 2x is dg. So that is the equation number 1. Okay. अब वैसी चीज़ हम am into mg, am into mg is equal to pm into mq भी कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों कोड्स पे लगाते हैं, वन कोड इज ए जी एंड सेकेंड इज पी क्यू, सो यू कैन से ए एम इंटू एम जी इज इक्वल टू पी एम इंटू एम क्यू। अगेन पी एम और एम क्यू इक्वल होंगे, सो दैट इज ए एम इंटू एम जी इज एक्स इंटू 2r माइनस एक्स इज इक्वल टू पी एम इंटू एम क्यू, दैट इज पी एम स्क्वेयर। ओके, अब 2r माइनस एक्स का वैल्यू और x का वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से। यहाँ से आप 2r माइनस एक्स का वैल्यू ढूंढ के लेके आ सकते हो।
2r माइनस एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? इट इज 225 बाई एक्स और 2x, सॉरी 2x को इधर ले आएंगे और प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 2r माइनस एक्स। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 225 प्लस 2x स्क्वेयर बाय 2x इज 2r माइनस एक्स। तो 2r माइनस एक्स का लेंथ आ गया अपने पास, दैट इज 225 प्लस 2x स्क्वेयर बाय 2x। अभी हमने इसके वैल्यू को पुट करना है हमने इसके अंदर पी एम स्क्वेयर के अंदर, सो पी एम स्क्वेयर विच इज एक्स इंटू 2r माइनस एक्स, सो दैट इज एक्स इंटू 2r माइनस एक्स वैल्यू इज 225 प्लस 2x स्क्वेयर बाय 2x. So x will cancel out. So we have 225 plus 2x square by 2. Now what is 2x square? If you see 2x is this length which is the length of a altitude, और वो हम पाइथागोरस थ्योरम से ढूंढ सकते हैं because this is 90 and AC is 20. So I can say AC square plus CD square, sorry, AC square is equal to CD square plus AD square and AD is nothing but 2x. So यहाँ से अगर आप देखोगे तो 4x स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा 400 माइनस 225 विच इज़ 175. तो ये वाली जो वैल्यू आई अपने पास 4x स्क्वेयर इज इक्वल टू 175, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे. So that is 225 plus 175 by 2 whole divided by 2. That is Pm square. So that is 675 by 4. So Pm आ जाएगा आपके पास 25 by, sorry, it is 625 by 4. So Pm will be equal to 25 by 2. Pm is 25 by 2 और PQ क्या है? Twice of Pm. So PQ is twice of Pm which will be equal to 25. So इसका आंसर क्या आ जाएगा? 25. क्वेश्चन नंबर 17. नेक्स्ट आपके. ऑलराइट गाइस, सो ये ज्योमेट्री का प्रॉब्लम था. ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 18. अगेन नंबर थ्योरी का प्रॉब्लम है एंड इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स तुमने ऑलरेडी क्लास के अंदर किए हुए हैं यार. इनफैक्ट अभी मैं वो देख रहा था, चेतन सर फंक्शनल इक्वेशंस का क्वेश्चन करवा रहे थे, तो जो हमारे बैचेज हैं आईओक्यूएम अचीवर्स के अंदर या लेवल 7 के अंदर, ये सब हम चीज़ें स्टैंडर्ड चीज़ें करवाते हैं, राइट. सो वैसे ही आए हुए हैं. बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर फंक्शनल इक्वेशन क्यों करवा रहे हो. देखो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आ गया जो हमने क्लास के अंदर किए हुए हैं. ऑलराइट, सो पी एंड क्यू बी 2 डिजिट नंबर्स नीदर ऑफ विच आर डिविजिबल बाय 10. एक इंपॉर्टेंट कंडीशन डली हुई है, इनमें से कोई भी डिविजिबल बाय 10 नहीं है. सो पी को मान लेते हैं नंबर ए बी एंड क्यू को मान लेते हैं नंबर सी डी. इनमें से कोई भी डिविजिबल बाय 10 नहीं है. लेट आर बी अ 4 डिजिट नंबर बाय पुटिंग द डिजिट्स ऑफ पी फॉलोड बाय द डिजिट्स ऑफ क्यू इन ऑर्डर. सो आर क्या है? एक 4 डिजिट नंबर है ए बी सी डी. It's a 4 digit number ABCD. As P and Q vary, a computer prints R on the screen if GCD of P and Q is 1, P and Q co-prime है, and P plus Q divides R. So P plus Q divides R. तो सबसे पहले जो चीज़ है यहाँ पे वो है कि यार P और Q, R को क्या हम P और Q की टर्म्स में ले सकते हैं? Can we write R in terms of P and Q? So R, can I write R as 100P plus Q? ठीक है. सो 100P प्लस Q, तो P को 100 से मल्टीप्लाई किया प्लस Q, तो यही आ रहा है. सो P प्लस Q डिवाइड्स 100P प्लस R, सॉरी 100P प्लस Q.
So P plus Q divides 99P plus P plus Q. तो P plus Q को तो डिवाइड करता ही है, तो P plus Q divides 99P. हो गया क्वेश्चन डन. P plus Q divides 99P बच्चों. अच्छा, इट इज ऑल्सो गिवन दैट P and Q आर कोप्राइम. P और Q कोप्राइम भी है, बहुत बढ़िया. अच्छा, P और Q कोप्राइम है तो इसका मतलब डेफिनेटली P plus Q और P भी कोप्राइम है, बिकॉज जीसीडी की प्रॉपर्टी होती है. तो मतलब P plus Q और P से तो कुछ निकलेगा ही नहीं. इसका मतलब P plus Q डेफिनेटली 99 को डिवाइड करता है, और P और Q दो 2 डिजिट नंबर्स हैं, तो दो 2 डिजिट नंबर्स का सम 99 को डिवाइड करता है. तो फैक्टर्स ऑफ 99 वो भी 2 डिजिट होना चाहिए, क्योंकि दो 2 डिजिट का सम 2 डिजिट तो हो गई ना. सो या तो ये 11 होगा, या 33 होगा, या 66 होगा, या 99 होगा. अच्छा, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है लार्जेस्ट नंबर. सो लार्जेस्ट नंबर पे पहले इसको खोजते हैं. सो P plus Q 99. यहां देखते हैं कि यहां से कुछ लार्जेस्ट आ सकता है. अब दोनों के दोनों 2 डिजिट नंबर्स हैं, तो एक पॉसिबिलिटी क्या हुई? 10 and 89. अच्छा, ये दिया हुआ है नीदर ऑफ देम इज डिविजिबल बाय 10. बहुत सारे बच्चों ने ये देखा ही नहीं है. A lot of people did not see this, that it is divisible by 10. So 10 और 89 में ये बच्चे 89 मार्क कर रहे हैं, but 10 89 आंसर नहीं होगा because this is divisible by 10. इसके बाद 88 हो गया, ये 11 हो गया, GCD not 1. 87 हो गया, 12 हो गया, GCD not 1 because 3 से divisible है. 86 13. 86 13. अब ये दोनों co-prime numbers हैं. इसका मतलब one of the numbers can be 86, the other can be 13. तो नंबर यहाँ तो 1386 बनेगा, या नंबर 8613 बनेगा. मुझे सबसे लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो आई विल प्रेफर दिस नंबर. मैं इस नंबर को प्रेफर करूंगा, बिकॉज P और Q तो कभी भी एक्सचेंज हो सकता है ना, सिमेट्री है. आई वुड प्रेफर दिस नंबर. सो P 86, Q 13, ये सबसे बड़ा नंबर है. अच्छा, क्या 66 से अगर P plus Q 66 है, कोई नंबर 86 आ सकता है? आ ही नहीं सकता. अगर दो नंबर्स का सम 66 है, दोनों नंबर 66 से छोटे होंगे. सिमिलरली 33 और 11 में. सो 86 and 13 ये दो P और Q हो सकते हैं. तो हमें क्या निकालना है? डिटरमिन द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ n in the same order. Yeah, suppose that the largest number is that is printed by n is n. तो largest number 8613 ही print होगा. Determine the number found by the last 2 digits of n in the same order. So last 2 digits is going to be 13. So 13 इसका सही आंसर है. 8613 is a 4 digit number and 13 is the right answer. Okay, I hope this is clear. So बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर गिव द आंसर की फर्स्ट. तो बच्चे अभी आंसर की मतलब हमने सॉल्व कर लिया, बट एक जगह लिखी नहीं हुई. तो एज वी सॉल्व द क्वेश्चन, कितने 12 क्वेश्चन तो रह गए हैं. तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, एंड फटाफट से आंसर की अभी फटाफट से हम सॉल्व करते हैं. चलो, नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 19. चेतन सर करेंगे. यार देखो, ये एक काउंटिंग का क्वेश्चन था, मैनुअली काउंट कर सकते थे इसमें नंबर ऑफ वेज. क्वेश्चन कह रहे कंसिडर फाइंड 5 पॉइंट्स इन द प्लेन विद नो 3 ऑफ देम कोलिनियर. एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स अमंग देम इज ज्वाइंड बाय अ लाइन. इन हाउ मेनी वेज कैन वी कलर दीज लाइन्स बाय रेड और ब्लू सो दैट नो 3 ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल विद लाइन्स ऑफ द सेम कलर. ठीक है, तो पहले तो ये बताओ कि क्या आंसर आ रहा है. आप लोगों का क्या आंसर है इसका? चैट में लिखो, जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है. ऑल राइट, अलग अलग आंसर आ रहे हैं. किसी का 6 आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है. ओके, ठीक है. देखो, देखते हैं आप इसको. ये कह रहे हैं कि 5 पॉइंट्स इन द प्लेन है, कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है. अब हम सर्कल पे मान लेते हैं 5 पॉइंट्स को. ठीक है, 1 2 3 4 5. ठीक है, उन सबको ज्वाइन करके अपन ने सारी लाइंस बना दी हैं, और फिर फाइनली हर लाइन को कलर किए, या तो रेड या ब्लू से. कितने तरीके से कर सकते हैं सच दैट किसी भी ट्राइंगल का कलर सेम नहीं होना चाहिए. ठीक है, मतलब उनमें ट्राइंगल में जो तीनों लाइंस आ रही है वो सेम कलर की नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं. अब देखो, इसमें क्या क्या कर सकते हैं. सबसे पहले तो मान लेता हूँ, पहले तो ये समझने की कोशिश करो टोटल कितनी लाइंस बनेगी. टोटल लाइन बनेगी 10. ठीक है, अब लेट्स से दीज आर 10 लाइंस. ठीक है, अब सिंपल सा फंडा, ये जो 5 बेसिकली ये 10 लाइन स्टार बन जाएगा ना, ये 10 लाइंस बनेगी. अब जो पेंटागन वाली 5 लाइंस हैं, मैं उनको उनमें केसेस बनाता हूँ कि कितने कलर से मैं उसको कर सकता हूँ. ठीक है, फिर हम मैनुअली उनको काउंट करेंगे. अब जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ,
लेट्स से ये आपके वो 5 पॉइंट्स थे, ठीक है। केस 1 लेता हूँ मैं जब सारा पेंटागन सेम कलर का है, मतलब ये सारी लाइन सेम कलर की है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि वो सारी लाइन रेड कलर की है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो, अगर ये रेड लाइंस ले लिए मैंने, अब ये दोनों लाइंस रेड है तो इसको ब्लू होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इस लाइन को रेड कर दिया तो फिर मेरा ट्रायंगल सेम कलर का हो जाएगा। सिमिलर लॉजिक से इसको भी रेड होना, इसको भी ब्लू होना पड़ेगा, इसको भी ब्लू होना पड़ेगा, इसको भी ब्लू होना पड़ेगा, इसको भी ब्लू होना पड़ेगा। तो मतलब फिर एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी, ये समझ पा रहे हो? तो इन टोटल 2 पॉसिबिलिटी होगी। कौन सी 2? या तो बाहर वाले को आप रेड कर दो, अंदर वाला पूरा ब्लू हो गया, या वाइस वर्सा, बाहर वाले को ब्लू कर दो, अंदर वाला रेड हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब 2 नंबर ऑफ वेज तो आ जाते हैं यहाँ से। जब कौन सा? जब बाहर के सारे कलर सेम कलर के हैं, ठीक है। अब और पॉसिबिलिटी देखते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी, जब मैं मान लेता हूं कि बाहर जो है 5 पॉइंट्स, उनमें से बेसिकली जो 5 लाइंस हैं, वो उनमें से एक लाइन जो है वो डिफरेंट कलर की है, ठीक है। जैसे लेट्स से ये 4 लाइन मैंने मान ली रेड कलर की है, और ये एक लाइन मैंने मान ली ब्लू कलर की है, ठीक है। अब देखो, इस टाइप से कोई भी गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी सिनेरियो नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? देखो, इन दोनों का रेड कलर है, इसका और इसका रेड कलर है, तो इसका मतलब इसका ब्लू कलर होना चाहिए। सिमिलरली इन दोनों का रेड कलर है, तो इसका ब्लू कलर होना चाहिए। तो अब ये एक ट्रायंगल बन गया जिसका तीनों का ब्लू कलर है, ठीक है। तो मतलब कहानी का क्या मतलब हुआ कि ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। कौन सी पॉसिबिलिटी? जब आउटर पेंटागन में से सिर्फ एक डिफरेंट कलर का हो, ठीक है। तो ये वाला केस हो गया रिजेक्ट। तो अभी तक 2 ही वेज बने हैं, ठीक है। अब लेट्स से हम ये केस कंसिडर करते हैं कि जब आउटर पेंटागन में से 2 आपके डिफरेंट कलर के बन जाए, ठीक है। तो वो केस कंसिडर करते हैं। तो लेट्स अज्यूम ये हमारे वो 5 पॉइंट थे, और कोई भी 2 करते हैं। अब इसमें भी फर्दर 2 केसेस बनेंगे कि वो जो 2 आप कलर कर रहे हो वो एडजेसेंट है या एक साइड छोड़कर है। जैसे लेट्स से मैंने एडजेसेंट वाला केस लेता हूँ मैं, ये दोनों मैंने कर दिए रेड से, तो ये दोनों रेड से करें तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब हुआ कि ये मेरे क्या हो गए हैं? तीनों ब्लू हो गए हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करा के ये 2 रेड हैं, ये 2 क्लियरली रेड हैं, तो इसको ब्लू होना पड़ेगा। ये समझ पा रहे हो? ठीक है। अब ये 2 ब्लू हैं क्लियरली, तो इसका मतलब इसको रेड होना पड़ेगा। ये और ये ब्लू है, तो इसका मतलब इसको रेड होना पड़ेगा, ठीक है। और कौन सी लाइन रह गई है अभी? अब देखो, ये और एक सेकेंड, ये दोनों रेड हो चुके हैं। ये वाली लाइन आपकी रेड है, ये वाली लाइन आपकी रेड है। मैं नाम दे देता हूँ इसको ABCDE, ठीक है। अब आपका AD और DC ये दोनों रेड हैं, तो इसका मतलब AC को ब्लू होना पड़ेगा, ठीक है। एंड क्लियरली AE और AC आपके ब्लू हैं, तो EC को क्या होना पड़ेगा? रेड होना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आउटर पेंटागन में से 2 एडजेसेंट को अगर हम सेम कलर का कर देते हैं, तो एक यूनिक ही पॉसिबिलिटी बनती है। वो इस तरीके से हम ड्रॉ कर पा रहे हैं। यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आना चाहिए। अब 2 एडजेसेंट रेड मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ? 5 तरीके से। इनको घुमा दो, एक ये, दूसरा ये है ना, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां ये। तो 5 एडजेसेंट से कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 वेज मल्टीप्लाइड बाय 2। क्यों? क्योंकि 2 ही रेड, क्यों 2 ब्लू भी कर सकते हो, ठीक है। 2 रेड करने का मतलब 3 ब्लू ऑटोमेटिकली कवर हो गया। या बट एक पॉसिबिलिटी क्या थी? 2 ब्लू भी कर सकते हैं, उसमें भी सेम चीज बनेगी, ठीक है। तो इसीलिए मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इसमें एक केस और बचता है, जब एडजेसेंट की जगह कोई और हमारे सेम कलर के हो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, उप्स, हाँ, ठीक है। जैसे लेट से अब हम ये कंसिडर करते हैं, लेट से ये वाला हमारा ब्लू है, ठीक है, दिस वाज पॉइंट सी, और AB हमारा रेड है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब हम इसका दूसरा केस कंसिडर कर रहे हैं, जब एडजेसेंट की जगह बाकी कोई 2 हमारी साइड्स ब्लू हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो इसका मतलब बाकी की 3 को आपको ब्लू होना पड़ेगा, ठीक है। इनको हमने कर दिया ब्लू,
ये कहानी समझ में आई, ठीक है। अब हम फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर ये दो साइड्स AE और AD अगर ब्लू है तो इसका मतलब AD को रेड होना पड़ेगा, ठीक है, ये क्लियर। अब अगर AD और DC रेड है तो इसको ब्लू होना पड़ेगा, ये बात समझ में आ रही है। अब AE और AC, जैसे कि आप देख सकते हो AE और AC ये दोनों ब्लू हैं तो EC को रेड होना पड़ेगा, यहाँ तक सिनेरियो क्लियर है। अब AD और AB ये दोनों रेड है ना, AD एंड AB, तो इसका मतलब ये जो आपका DB है इसको ब्लू होना पड़ेगा। अब कौन सी साइड रहेगी, EB रहेगी ना। EB आप कहाँ से कंसिडर कर सकते हो, EDB ट्राइंगल से। ED और DB दोनों आपकी ब्लू हैं तो EB को क्या होना पड़ेगा, रेड होना पड़ेगा, ठीक है। तो EB हैज़ टू बी रेड। मतलब फिर से अपने 10 लाइंस बना दी, यानी इस केस में भी क्या हो पा रहा है, इस केस में भी आपकी एक ही यूनिक केस बन पा रहा है। अब दो एडजेसेंट हम कैसे कैसे कर सकते हैं, DC और AB को रेड कर सकते हैं, मतलब DC से चूज करके आप AB तक जा सकते थे, है ना। फिर इसी को रोटेट कर दो तो 5 वेज यहाँ से बन जाएंगे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल DC AB को कर सकते थे आप, ठीक है। फिर BC और AE को, मतलब सर्कुलरली रोटेट कर दो ना, BC और AE को कर सकते थे रेड, और फिर AB एंड ED को, फिर AE एंड DC को, एंड वापस पांचवा वे क्या आ जाएगा, ED एंड DC, ठीक है। दीज आर द 5 पॉसिबिलिटीज। तो +5 बट मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यों, क्योंकि हमने कौन सा केस कंसिडर किया, हमने कंसिडर किया कि भाई जब एक्सटीरियर वाले पेंटागन में 2 रेड हैं बट यस 2 ब्लू भी हो सकते थे, ठीक है। तो इन टोटल ये कितना आंसर बन गया, 10 + 10 + 2 22। तो हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर 22 होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें यू में आस्क कि सर आपने वो वाला केस क्यों नहीं कंसिडर किया कि जब आउटर वाले में 3 रेड हों या 4 रेड हों या 5 रेड हों। इनडायरेक्टली वो हम कंसिडर कर चुके हैं। देखो जब यहाँ पे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब था, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब था कि आपका जो सेकेंड है, बेसिकली सेकेंड केस में हमने जब आउटर 2 रेड किए थे तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब आउटर 2 ब्लू है, ठीक है। आउटर 2 ब्लू का मतलब बेसिकली 3 रेड उसमें ऑटोमेटिकली काउंट हो गई, ठीक है। चलो तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो ये काफ़ी इंट्यूटिव प्रॉब्लम था। एंड सर एक मिनट, यहाँ बच्चे बोल रहे हैं कि सेकंड केस रॉन्ग है। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं बच्चों, लेट अस वेरीफाई। अभी फिलहाल के लिए 22 आंसर है, विल वेरीफाई एंड लेट यू नो। ओके सो गाइज, ये क्या बोल रहे हैं, नेचुरल नंबर n है, यू आर अलाउड टू ऑपरेशन दैट इज मल्टीप्लाई n बाय 2। सो अगर n है तो इसको एक तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। सो ऑपरेशन 1 इज 2n एंड ऑपरेशन 2 इज subtract 3 from n minus 3, ठीक है। सो दीज आर द 2 थिंग्स दैट यू कैन डू। सो 8 से 13 कैन बी रीच्ड बाय 8 into 2 minus 3. You need 2 steps and you cannot do it less than in 2 steps. So again, minimum number of steps में करना है। Starting from 11, you have to reach 121, ठीक है। 11 से 121 में जाना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, let us try to go उल्टा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं उल्टा जाने का। So अगर उल्टा जाना है तो यार उल्टा क्या क्या होगा, अगर मैं नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो उल्टा जब जाना है तो नंबर को बेसिकली 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, अगर मैं वापस जाना चाह रहा हूँ। एंड अगर मैं नंबर में 3 ऐड सबट्रैक्ट कर रहा हूँ तो नंबर में बेसिकली 3 ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। सो दीज आर द 2 थिंग्स आई कैन डू। अब 121 है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। 121 है, अब 121 में 2 चीजें हो सकती हैं, या तो n/2 या n+3। अच्छा n/2 तो हो नहीं सकता, तो मेरे को ये पता है कि जब भी ऑड नंबर मिले तो कभी भी बाय 2 नहीं हो सकता। ऑड नंबर में कभी भी बाय 2 नहीं हो सकता, ऑड नंबर में हमेशा +3 होगा। तो यहाँ पे द ओनली चीज दैट कैन बी डन इज +3। सो 124 ही होगा। सो मतलब सेकंड लास्ट स्टेप 124 ही होगा, अदरवाइज 121 कभी भी बन नहीं सकता। 124 से ही 121 बना होगा उल्टा जब जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक लॉजिकल चीज आती है। लॉजिकल चीज क्या है, अब यहाँ पे 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो अपॉन 2 हो सकता है, दैट इज 62, एंड एक +3 हो सकता है 127। अब 127 जब आएगा तो रुक गए, बाय 2 तो नहीं हो सकता। 127 में नेचुरल स्टेप है कि 130 करना पड़ेगा, और यहां से 65, बट ये 65 यहां से भी आ सकता है,
ये 65 यहाँ से भी आ सकता है। तो बेसिकली 65 पे अगर यहाँ पहुँचना है 124 से, तो क्या क्या तरीके हैं 65 से पहुँचने के? एक तो ये तरीका है, दिस इज वन ऑफ द वेज। कितने तरीकों से पहुँचेंगे? 1 2 3 स्टेप्स में, मतलब 65 से 124 3 तरीकों से पहुँचोगे, बट यहाँ पे 2 तरीकों से पहुँच जाओगे। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मुझे मिनिमम चलना है, इफ आई हैव टू गो मिनिमम, तो ये जब भी इवन नंबर आएगा तो मुझे बाय 2 करना ही करना, दिस इज द कंपल्सरी। बिकॉज इवन बाय 2 नहीं करूंगा, +3 करूंगा, +3 करूंगा, बाय 2 करूंगा, तो यार यहाँ पे 3 तरीकों से पहुंच रहा हूं, यहाँ पे 2 स्टेप्स में पहुंच रहा हूं। सो वेन एवर आई गेट इवन नंबर आई हैव टू कंपल्सरली डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी देखो 133 में अगर मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पे 133 करता हूँ, फिर 136 करता हूँ, इसमें बाय 2 करता हूँ, तो 6 2 6 12 एंड 68 हो जाएगा। 68 में यहाँ से भी तो पहुँच सकता हूँ। तो ये आसान है, ये आसान है। 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5। आ रही है बात समझ में? तो अगर मुझे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में पहुंचना है, व्हेनेवर आई गेट एन इवन नंबर, मुझे उसको 2 से डिवाइड करना ही करना है। बहुत ऑब्वियस बात है। तो अगर ये एस्टैब्लिश हो चुका, अब तो बहुत ही सिंपल रह गया। इवन नंबर को अगर मिनिमम स्टेप्स में पहुंचना है, मुझे 2 से डिवाइड करना ही करना है। अब देखो, तो मैं यहां से शुरू कर देता हूं। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो मैं यहां से शुरू करता हूं। सो 121, तो यहाँ पे 124 ही आएगा। इवन नंबर जब भी आए उसको 2 से डिवाइड करना ही करना है। 62 जब भी आए 2 से डिवाइड करना ही करना है। 31 में 34 ऐड कर दो, 17 में 20 ऐड कर दो, 10 5 आ गया, तो यहाँ से 8 आएगा और यहाँ से 11 आएगा। बन गई बात। तो अगर मुझे 11 से 121 जाना है, दिस वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स ओनली, और मैंने लॉजिकली प्रूव कर दिया। सो कितने स्टेप्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो दिस can be raised in 10 steps, and this is logically proved. ठीक है, I hope this is clear to everyone. चलो मूविंग ऑन। जो बच्चे 7th और 8th में हैं, 6 जून से एक बैच स्टार्ट है, लेवल 5 का बैच, जहां पर हम फाउंडेशनल वाइज के ऊपर फोकस करते हैं बहुत ज्यादा। एंड ये तुम टाइमिंग्स देख सकते हो। लेवल 6 का बैच 1 जून से स्टार्ट हो चुका है। दिस इज योर आयोक्यम। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइमर्स हैं, उन बच्चों के लिए परफेक्ट बैच है। ये बैच वीकडेज बैच उन बच्चों के लिए है जो कोचिंग जाते हैं 9 to 10:30 रात को। ये हमने क्लासेस रखी हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 9 to 10:30 PM, एंड ये तुम ज्वाइन कर सकते हो। एंड अदरवाइज अगर पूरा मैथ्स पढ़ना है हमसे, चाहे वो आईओकेम का मैथ हो, जेई का मैथ हो, ऐसा का मैथ हो, सो वन बैच विच कवर्स एवरीथिंग, विच इज फुल मैथ मास्टरी बैच, जहाँ पे 170 लेक्चर्स के अंदर तो कोर्स कंप्लीशन होगा। उसके बाद रिवीजन सेशंस होते हैं, 2 रिवीजन राउंड्स होते हैं। ठीक है, तो इसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। इसके टाइमिंग्स है 5 to 6:30 PM। इसका जो लास्ट बैच है वो 29 मई से स्टार्ट हुआ था, 29 मई से लास्ट स्टार्ट हुआ था, एंड ये इसके प्राइसेस हैं। ठीक है, चलो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन।